कोरोना वैक्सीन का निर्माण साल 2020 कोरोना के कहर के रूप में जाना जाएगा, तो 2021 को लोग कोरोना के काल के रूप में याद रखेंगे। भारत ने कोरोना की वैक्सीन बनाकर इतिहास रच दिया। भारत बायोटेक ने जहां स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बनाकर दुनिया में अपना लोहा मनवाया, तो पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के साथ करार कर विशील्ड का निर्माण कर सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व को बड़ी राहत दी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता है। साल 2021 की शुरुआत कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के साथ शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है, जिसमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी जबकि 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं। दूसरे चरण में 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी, जिसमें 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रमुखता दी जाएगी। भारत ने मुश्किल घड़ी में कोरोना वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर न सिर्फ देश भर में टीकाकरण की शुरुआत की, बल्कि पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों को वैक्सीन देकर बखूबी उनकी मदद भी की। भारत ने श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर सभी सार्क देशों को गिफ्ट के तौर पर कोरोना वैक्सीन भेजा है। 27 जनवरी को वैक्सीन की 5 लाख डोज श्रीलंका को भेजी जाएगी। यही नहीं, सरकार ने काबुल को भी आश्वस्त किया है कि अफगानिस्तान उसकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। भारत के इस कदम की विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर अमेरिका तक तारीफ कर रहा है, जबकि पड़ोसी देश चीन को भारत की तरफ से पड़ोसी देशों को भेजी जा रही वैक्सीन के चलते मिर्ची लग गई है। कोरोना महामारी के दस्तक देने से पहले पीपीई किट और N95 मास्क मैन्युफैक्चरिंग में भारत फिसड्डी था। दूसरे देशों से पीपीई किट और मास्क इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन कोरोना काल में पूरी दुनिया में अचानक इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि इंपोर्ट करना भी मुश्किल हो गया। मोदी सरकार ने पीपीई किट और N95 मास्क मैन्युफैक्चरिंग में देश को आत्मनिर्भर बनाने की ठानी और महामारी की शुरुआती 2 महीनों में रिकॉर्ड बनाते हुए चीन के बाद सबसे ज्यादा पीपीई किट बनाने वाला देश बन गया। मार्च 2020 से दिसंबर 2020 तक देश में 6 करोड़ पीपीई किट और 15 करोड़ N95 मास्क बन चुके थे। यही नहीं, भारत ने 2 करोड़ से ज्यादा पीपीई किट और 4 करोड़ से ज्यादा मास्क एक्सपोर्ट भी कर दिया। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ब्रिटेन और फ्रांस को पछाड़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। फरवरी 2020 में आई वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत की जीडीपी $2.94 ट्रिलियन रही, जबकि ब्रिटेन की $2.83 ट्रिलियन और फ्रांस की $2.71 ट्रिलियन रही। भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक 60% योगदान सर्विस सेक्टर का रहा। जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 500 साल से प्रतीक्षा थी, वो अयोध्या में राम मंदिर की नींव पड़ने के साथ पूरी हुई। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण सदियों से दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रहा। सालों तक विवाद चला, कोर्ट कचहरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। निर्माण के बाद ये मंदिर राम भक्तों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अक्टूबर 2020 को भारतीय लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद के नए भवन की आधारशिला रखी। अभी का संसद भवन ब्रिटिश काल में बना था, जो लगभग 93 साल पुराना है और उसमें जगह और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। इसलिए नए भवन के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका निर्माण पुराने संसद भवन के ठीक सामने किया जा रहा है। इसके अक्टूबर 2022 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि देश जब अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा हो,
उसी साल संसद सत्र का आयोजन भी नए भवन में हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में 2 रिकॉर्ड बनाया। पहला, देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। दूसरा, अटल जी अपने तीनों कार्यकाल में कुल 2272 दिन प्रधानमंत्री रहे। पीएम मोदी ने इनका भी रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे लंबे समय तक पीएम रहने के मामले में जवाहरलाल नेहरू 1 नंबर पर हैं, इंदिरा गांधी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मनमोहन सिंह। पीएम मोदी अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने पर मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। भारतीय वायुसेना को सशक्त करने की दिशा में अत्याधुनिक फाइटर जेट राफेल का भारत आना एक बड़ी उपलब्धि रहा। राफेल जेट की खासियत है कि ये 2 इंजन वाला फाइटर जेट है जो परमाणु हथियारों को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल से लैस है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी भारक क्षमता 9,500 किलोग्राम है, लेकिन ये अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक के वजन को उठाकर 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भर सकता है। राफेल का टारगेट सिस्टम इसकी खूबी है, जो कि 100 किलोमीटर के भीतर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। विस्तारवादी सोच वाले चीन को भारत से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। साल 2020 में कई बार भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए। लद्दाख में चीन ने एक बार फिर भारत को धोखा दिया। गोली तो नहीं चली, लेकिन दोनों तरफ से सैनिक के बीच जबरदस्त झड़प हुई। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख सीमा पर पहुंचकर चीन को बता दिया कि अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। माता की, भारत माता की। रिबन काटकर विधिवत रूप से विशिष्ट अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीन और पाकिस्तान से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के ड्रीम प्रोजेक्ट रोहतांग टनल का उद्घाटन किया। 9.02 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के बन जाने से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई। यात्रा का समय 4 से 5 घंटे कम हो गया। अटल टनल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से वर्ष भर जोड़े रखती है। पहले सर्दी के मौसम में भयंकर बर्फबारी के कारण लाहौल स्पीति घाटी करीब 6 महीने देश के शेष हिस्सों से कटी रहती थी। देश की सीमा पर सड़कों का जाल बिछाने की दिशा में साल 2020 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। पिथौरागढ़ में धारचूला लिपुलेख रोड की शुरुआत हुई। ये सड़क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से चीन की सीमा पर स्थित घाटिया बागड़ और लेपुलेख को जोड़ती है। चीन की तरफ से बढ़ रही चुनौती को देखते हुए इस सड़क का काफी सामरिक महत्व है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के मकसद से क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक 6 अक्टूबर 2020 को हुई। क्वाड नाम के इस चतुर्भुजीय संगठन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ाया है। इसमें कानून के शासन का पालन करने समेत समुद्र और आसमान में आवाजाही की स्वतंत्रता और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा शामिल है, ताकि चीन का क्षेत्र में बढ़ता दबदबा कम हो सके। कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला, पहली भारतवंशी, पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। फीमेल ओबामा के नाम से लोकप्रिय हैरिस सीनेट की सदस्य भी पहली बार ही बनी थी। नवंबर में अपनी जीत के बाद ऐतिहासिक भाषण में हैरिस ने अपनी दिवंगत मां श्यामला गोपालन, भारत की एक कैंसर शोधकर्ता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता को याद करते हुए कहा कि उन्होंने उनके राजनीतिक करियर में इस बड़े दिन के लिए उन्हें तैयार किया था।
उन्होंने ये भी कहा था कि वो उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाली पहली महिला हो सकती हैं, लेकिन वो अंतिम नहीं होंगी। हरीश साल्वे बने ब्रिटेन की महारानी के सलाहकार। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे को जनवरी में अपना सलाहकार नियुक्त किया। ब्रिटेन के न्याय मंत्रालय ने 13 जनवरी 2020 को विशेष सलाहकारों की लिस्ट में इनका नाम शामिल किया। महारानी एलिजाबेथ हर साल कॉमनवेल्थ देशों के कुछ सीनियर एडवोकेट्स को चुनती हैं। हरीश साल्वे भी इसी का हिस्सा हैं। चंद्रयान 2 ने अगस्त में चंद्रमा के गड्ढे की तस्वीर खींची। इसका नाम भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसी साल उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया। चंद्रयान 2 ने चांद की कक्षा में 1 साल पूरे कर लिए। यान चांद के 4400 से अधिक चक्कर लगा चुका है। इसे 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था और 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 में इतना ईंधन है कि ये 7 साल तक चंद्रमा के चक्कर काट सकता है। इसके ऑर्बिटर में हाईटेक कैमरे लगे होने के कारण ये चांद से जानकारी जुटाकर भेज सकता है। मिशन का लक्ष्य चांद की निचली सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना है। डिजिटल सिग्नल का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है और इस कारोबार में देश को नई दिशा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने संचार उपग्रह GSAT-30 लॉन्च किया है। GSAT-30 भारत की टेलीकॉम सेवा को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रहा है। भारत ने दुश्मन को हराने के लिए अपनी सामरिक क्षमता में विस्तार करते हुए K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से दागी गई इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है और यह पनडुब्बी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसे अरिहंत श्रेणी की परमाणु क्षमता से संपन्न पनडुब्बियों में तैनात किया जाना है। परमाणु क्षमता से संपन्न पनडुब्बियों पर तैनाती से पहले भारत इस मिसाइल के अभी और परीक्षण करेगा। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने हाल ही में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण सेवा की शुरुआत की है। इसकी वजह से देश की समुद्री सीमा के अंदर किसी भी स्थान से फोन लगाया जा सकेगा जहां मोबाइल टावर भी नहीं है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुसरण में शुरू किया गया है। ये दुनिया का पहला उपग्रह आधारित IoT नेटवर्क है। इस सेवा को अमेरिका की स्काइलो के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे ने साल 2020 में एक खास मुकाम हासिल किया। रेलवे ने इस साल देश में पहली बार किसान रेल की शुरुआत की। किसानों की मदद के लिए किसान रेल की शुरुआत की गई। किसान रेल के माध्यम से किसान अपने कृषि उत्पादकों, सब्जी और फल आदि को आसानी से बड़े शहरों के बाजार तक पहुंचा सकते हैं। जल्दी खराब होने वाले उत्पादों जैसे दूध, मीट, मछली आदि के लिए इन किसान रेल में रेफ्रिजरेट कोड की सुविधा भी मिलेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किसान रेल का संचालन किया जा रहा है। पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने मार्च में गेहूं की खास किस्म विकसित की। इसमें 14.7% तक ज्यादा प्रोटीन है। इस किस्म का नाम MACS 4028 है। यह सेमी ड्वार्फ किस्म है। इसकी फसल 102 दिनों में तैयार होती है। कुपोषण मिटाने के लिए गेहूं की इस किस्म को यूनिसेफ के विजन 2022 कार्यक्रम के तहत डेवलप किया गया है। विजन 2022 प्रोग्रामों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। पुडुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 500 kWp भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था। इस संयंत्र की अनुमानित लागत 2.8 करोड़ रुपए है। पूरी तरह से बिजली तटस्थ होने के साथ पुडुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा। पर्यटन के लिहाज से इस साल देश का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। यह ग्लास ब्रिज बिहार के राजगीर में नेचर सफारी में बनाया गया है। आपको बताएं कि चीन के हांगझोउ प्रांत में पहला ग्लास ब्रिज बना था।
200 फीट ऊंचे, 85 फीट लंबे और 6 फीट चौड़े इस ग्लास ब्रिज से राजगीर की नेचर सफारी में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। आपको बताएं कि देश में पहला ग्लास ब्रिज बनाने का ऐलान ऋषिकेश में हुआ था। हालांकि अभी तक ऋषिकेश का पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है। कभी दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह की हवाई यात्रा के लिए बनाए गए दरभंगा हवाई अड्डे पर बेंगलुरु से यात्रियों को लेकर स्पाइस जेट का एक विमान रनवे पर लैंड किया। विमान की लैंडिंग के साथ 57 साल बाद दरभंगा के लोगों का सपना साकार हो गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को जनवरी में वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ ईयर का अवार्ड मिला। हरियाणा की रानी ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं। इस अवार्ड के लिए जनता वोट करती है। कुल 7,05,610 वोटों में से उन्हें 1,99,477 वोट मिले। चयन का पूरा श्रेय उस गोल को जाता है जो रानी ने किया था। उनकी कप्तानी में ही भारत ने तीसरी बार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। ब्रिस्बेन में खेले गए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे और अंतिम टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 4 मैचों की ये सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। गाबा के मैदान में पिछले 32 साल में ऑस्ट्रेलिया की ये पहली हार है। इससे पहले इस मैदान पर 1989 में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया में भारत ने दूसरी बार टेस्ट सीरीज जीती है। इससे पहले 2018-19 दौरे पर भी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया था। उस वक्त भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके घर में टेस्ट सीरीज जीतने वाली एशिया की पहली टीम बनी थी। अब एक बार फिर भारत ने कंगारू टीम को उसके घर में हराकर इतिहास रच दिया।